नमस्ते बच्चों। आज हम घनश्याम अग्रवाल जी द्वारा लिखा हुआ पाठ वाह रे हमदर्द इसे समझने वाले हैं। यह एक बहुत ही मज़ेदार व्यंग है। इसमें लेखक ने अस्पताल में मिलने आने वाले लोगों की हमदर्दी पर करारा प्रहार किया है। पाठ की शुरुआत में ही लेखक कहते हैं कि उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। लेखक पहले ही वाक्य में बताते हैं कि वे कहीं से भाषण मतलब स्पीच सुनकर आ रहे थे। तो वह भाषण किस विषय पर था? तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पे। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम या धन पर आधारित व्यवस्था, और समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब सोशलिस्टिक सिस्टम या समानता पर आधारित अर्थव्यवस्था। इसे शॉर्ट में कहेंगे कि अमीरी और समानता की अर्थव्यवस्था। तो लेखक भाषण सुनकर आ रहे थे, तभी सामने से एक कार आई। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा आया, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। लेखक कहते हैं कि जब वे भाषण सुनकर आ रहे थे तो भाषण का उन पर इतना ज़्यादा प्रभाव मतलब असर था कि वे समझ ही नहीं पाए कि उनकी साइकिल को ज़्यादा जोश आया या उन्हें कार का ज़्यादा गुस्सा आया। अब यहाँ कार पूंजीवादी का प्रतीक है और साइकिल समाजवादी का प्रतीक है, और वे दोनों बिल्कुल विरोधियों की तरह, अपोजिट पार्टियों की तरह भिड़ गए और एक दूसरे को घृणा मतलब नफ़रत से देखने लगे, और नफ़रत से देखते हुए जाकर एक दूसरे से टकरा गए। जा भिड़े मतलब जाकर टकरा गए। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। जैसे ही उनकी साइकिल कार से टकराई, उनका एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में उनकी टांग टूट गई। जब एक्सीडेंट हुआ तो कुछ लोग उनकी तरफ भागे और वे साबित करना चाहते थे, सिद्ध मतलब साबित करना, प्रूव करना कि इंसानियत आज भी बाकी है, मतलब लोगों में आज भी ह्यूमैनिटी है। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? जैसे ही लेखक की आँख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक बिस्तर पर मतलब एक बेड पर देखा, और उनके आसपास, इर्द गिर्द मतलब आसपास, कुछ परिचित मतलब जान पहचान वाले और कुछ अपरिचित मतलब कुछ अनजान चेहरे मतलब अनजान लोग खड़े थे। जैसे ही लेखक की आँख खुली तो उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर मतलब जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी दिखने लगी। लेखक ने कराहते हुए, लेखक को दर्द हो रहा था तो उन्होंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है कि मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका है। जैसे ही लेखक ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ तो एक चेहरा मतलब एक आदमी इतने जल्दी से जवाब दे रहा था कि आप सार्वजनिक अस्पताल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एक प्राइवेट वार्ड में हैं। अस्पताल में एक जनरल वार्ड होता है और एक प्राइवेट वार्ड मतलब सेपरेट रूम होता है। और उस आदमी ने बताया कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ आपका पैर फ्रैक्चर हुआ है मतलब टांग टूट गई है। मैं अब अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। लेखक अपनी टांगों की तरफ, अपने पैरों की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक पैर तो उनका सही सलामत था मतलब अच्छा था, उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन दूसरी टांग एक थैली के सहारे स्टैंड पर लटकी थी, मतलब जो पैर फ्रैक्चर हुआ था उसे सपोर्ट दिया गया था। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। मुहावरा, इडियम, टांग का टूटना
यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। लेखक कहते हैं कि उनके दिमाग में एक नया मुहावरा आया। तो वह मुहावरा कौन सा था? टांग का टूटना। और इसका मतलब ये क्या निकालते हैं कि सार्वजनिक अस्पताल में रहना मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहना, यह वे टांग का टूटना इस मुहावरे का अर्थ निकालते हैं। और मुहावरा भी वे खुद ही बनाते हैं। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा, मतलब लेखक डर गए। कांप उठना, डर जाना। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। अब हम इस पैराग्राफ को समझते हैं। लेखक के मन में जैसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ख्याल आया वे डर गए। कांप उठे मतलब डर गए। लेखक कहते हैं कि अस्पताल एक खतरनाक शब्द है, मतलब डेंजरस वर्ड है। और फिर उसके साथ अगर सार्वजनिक यह शब्द ऐड होता है तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन का समय आया, मतलब अब उनके मृत्यु का समय आया। उनकी आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है, ऐसा वे सोचते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि मेरी टांग टूटना तो एक घटना थी, सिर्फ एक इंसिडेंट है। और असली दुर्घटना या असली एक्सीडेंट क्या है? तो सार्वजनिक अस्पताल में एडमिट होना। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। लेखक को अपनी टांग टूटी उसकी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही थी। तो तकलीफ़ किस बात की हो रही थी? कि लोग उनसे मिलने आएंगे, उनसे हमदर्दी जताने आएंगे। हमदर्दी मतलब सिंपैथी जताने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज़ को ख़ास ज़रूरत होती है। लेखक कहते हैं कि कभी कभी मिलने वाले बहुत ज़्यादा आते हैं और इतना परेशान करते हैं कि पेशेंट को रेस्ट लेने टाइम नहीं मिलता या उनका आराम हराम हो जाता है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जनरल वार्ड में एक रूल होता है, नियम होता है कि एक फ़िक्स टाइम लोगों के लिए रखा होता है जब वे आकर पेशेंट से मिल सकते हैं। यहाँ लेखक ने व्यंग्यात्मक तरीके से मिलने के लिए तकलीफ़ दे सकते हैं इन शब्दों का उपयोग किया है। किंतु प्राइवेट वार्ड में तो यह एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। जनरल वार्ड में लोगों को पेशेंट से मिलने के लिए फ़िक्स टाइम दिया जाता है, लेकिन प्राइवेट वार्ड में ऐसा नहीं होता। तो लेखक व्यंग्यात्मक तरीके से कहते हैं कि हे परिचितों, मतलब मेरे जान पहचान वाले लोगों, रिश्तेदारों, रिलेटिव्स और मेरे मित्रों, मतलब दोस्तों, तुम आओ, जितनी देर चाहे बैठो, यहाँ टाइम का कोई बंधन नहीं है। और वे आगे कहते हैं कि नहीं, यही वक्त है कि जब आप रिवेंज ले सकते हो। यहाँ बदले का बदला मतलब आपका रिवेंज भी हो जाएगा और हमदर्दी भी हो जाएगी, मतलब आप एट अ टाइम सिंपैथी और रिवेंज ये दोनों कर सकते हैं। और मिलने वालों के बारे में सोचकर लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है, मतलब मेरा और एक एक्सीडेंट हो गया है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। लेखक से मिलने के लिए सबसे पहले कौन आया? तो जिनकी पहले टांग टूटी थी या कुछ और टूटा था और लेखक उनसे मिलने गए थे, तो ऐसे लोग सबसे पहले उन्हें मिलने आए। और ऐसे लग रहा था मानो वे वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लेखक की टांग टूटती है और वे कब एहसान चुकाने जाएंगे। एहसान मतलब उपकार।
उनकी हमदर्दी में लेखक ने एक खास बात देखी कि वे लेखक को ऐसा देखते हैं कि ठीक है, वक्त सब पर आता है, मतलब बुरा टाइम हर एक पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज़ को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। लेखक कहते हैं कि वैसे भी जो पेशेंट होता है उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे तकलीफ़ होती है, और कभी थोड़ी आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, और ऐसे लोग जगाते हैं जो सिर्फ औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आते हैं। मतलब उन्हें पेशेंट को बताना होता है कि हम आपसे मिलने आए थे, हमने अपनी ड्यूटी पूरी की है। इन लोगों को मरीज़ से कोई सिंपत्ति हमदर्दी तो होती नहीं, सिर्फ वे चेहरा दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। लेखक ने एक दिन सोचा कि कोई भी मिलने आए तो वे आँखें खोलेंगे ही नहीं, ऐसे पड़े रहेंगे जैसे वे गहरी नींद में सो रहे हैं। फिर क्या हुआ देखिए, ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। उस दिन लेखक से मिलने उनके ऑफिस के बड़े बाबू आए, मतलब उनके सीनियर ऑफिसर। लेखक तो सोने का नाटक कर रहे थे, लेकिन बाबू को लगा कि अगर मैं इन्हें मिले बगैर जाऊंगा तो इन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ मिलने आया था। इसलिए उन्होंने लेखक की टांग को धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब लेखक ने आंखें नहीं खोली तो उन्होंने टांग के टूटे हुए हिस्से को ज़ोर से दबाया। जहाँ उनकी टांग टूटी थी उस पार्ट को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। अब यहाँ व्यंग्य देखिए कि लेखक जब सोने का नाटक करते हैं तो बड़े बाबू उनके टूटे हुए टांग पर जहाँ उन्हें जख्म थी वहाँ दबाते हैं, और जब लेखक दर्द की वजह से चिल्लाते हुए उठते हैं तो वे मुस्कुरा कर पूछते हैं कि अब दर्द कैसा है। मतलब दर्द देने के बाद वे पूछते हैं कि दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। उनके मोहल्ले में सोनाबाई रहती थी और सोनाबाई उस दिन अपने 4 बच्चों को लेकर आई थी, और जैसे ही लेखक ने सोनाबाई को देखा तो उन्हें लगा कि आज कोई दुर्घटना, मतलब आज फिर से कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज़ कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। सोनाबाई जैसे ही अंदर आई उन्होंने अपने बच्चों को लेखक को दिखाया, इशारा करते हुए, मतलब उंगली दिखाते हुए कहा कि ये देखो बच्चों, ये चाचा जी। और लेखक को ऐसे लगा जैसे कोई चिड़ियाघर मतलब ज़ू में जाकर बच्चों को बंदर दिखाता है और कहता है कि ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज़ पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई और उसके 4 बच्चे लेखक से मिलने हॉस्पिटल में आए थे। हॉस्पिटल में आने के बाद बच्चे खेलने लगे। एक बच्चा चेयर पे चढ़ा, दूसरा मेज़ पर मतलब टेबल पर चढ़ा, और सोनाबाई की लड़की मेडिसिन की बोतल लेकर कथकली डांस करने लगी। कथकली एक डांस का टाइप है जो केरला में किया जाता है। इतने में लेखक ने कुछ आवाज़ सुनी। कैसी आवाज़? तो रप रप आवाज़ आ रही थी। लेखक क्या देख रहा था? सोनाबाई का एक लड़का लेखक की जो टांग टूटी हुई थी और वह रेत की थैली से बंधी हुई थी, उस थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था।
लेखक यह सब देख रहे थे, उस लड़के को बॉक्सिंग करने से रोकने वाले थे। तब तक उन्होंने देखा कि सोनाबाई की लड़की ने दवा की बोतल, दवा की शीशी मतलब दवा की बोतल गिरा दी और तोड़ दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कह कर कि आऊँगी मैं भीतर तक काँप गया। जैसे ही सोनाबाई की लड़की ने बॉटल तोड़ी, वैसे ही सोनाबाई हंसते हुए कहने लगी कि अब तो तुम मुझे पेड़े खिलाओ। क्यों? क्योंकि वह मानती थी कि दवा का गिरना अच्छा होता है, मतलब दवा से जान छूट गई, दवा से पीछा छूट गया। और वह कहती भी है कि दवा गई मतलब बीमारी गई। फिर सोनाबाई 2 घंटों तक तो वहाँ रुकी और उसके बाद चली गई, और यह कहकर चली गई कि वह फिर से आएगी। और यह सुनकर लेखक भीतर तक काँप गया, मतलब डर गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेष कर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। अब लेखक और एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो उनसे मिलने आया था। वह किसी दूसरे गांव से आया था। एक दिन वह टैक्सी में से उतरा और लेखक के कमरे में आया, और जैसे ही कमरे में आया तो लेखक की छाती पर सिर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा कि तुम्हें क्या हुआ? कार वालों का सत्यानाश हो, मतलब उनका बुरा हो। लेखक मन में सोचता है कि मुझे तो जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रो रहा है? क्योंकि लेखक उस व्यक्ति को पहचानते नहीं थे और उन्हें पता नहीं था कि वह कौन है और क्यों रो रहा है। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। जैसे ही उस आदमी का रोना थोड़ा कम हुआ और उसने सिर उठाकर लेखक की तरफ देखा तो एकदम से चुप हो गया। क्यों चुप हो गया? क्योंकि वह लेखक को जानता ही नहीं था। और फिर लेखक से बोला कि मुझे माफ़ करो, मैं गलत कमरे में आ गया। एक्चुअली उसे जाना किसके कमरे में था? तो गुप्ता जी के कमरे में था। और वह जाते वक्त कहता है कि शायद गुप्ता जी का कमरा, गुप्ता जी का रूम आपके साइड में है, बगल में है, मतलब आपके कमरे को लग कर है। हे, अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। वह आदमी अब चला गया और बाजू के कमरे से वही आवाज़, वही रोने की आवाज़ लेखक ने फिर से सुनी। लेखक को उस आदमी का बहुत गुस्सा आया था, बहुत, लेकिन उससे भी ज़्यादा गुस्सा उन्हें अपनी पत्नी का आया था, क्योंकि उनकी पत्नी ने टैक्सी वाले के पैसे दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि वह उस आदमी को लेखक का रिश्तेदार या दोस्त समझ रही थी। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। अब लेखक एक कवि के बारे में बता रहे हैं जो उन्हें मिलने आए थे, और उस कवि का नाम था श्री लपकानंद। आप देखिए कि कवि का नाम क्या है, लपकानंद, मतलब किसी को लपक कर, पकड़ कर ज़बरदस्ती उन्हें कविता सुनाने वाले।
और उनकी इस बेतुकी मतलब बेसिर पैर की कविताओं से पूरा शहर परेशान था। लेखक तो उनसे दूर भागते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जब भी लपकानंद जी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। मतलब 10-20 कविताएं तो ऐसे ही सुना डालेंगे, वो भी फालतू बेतुकी कविता। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। अति व्यस्त मतलब बहुत ज़्यादा बिजी था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और सुनाने लगे। एक दिन लपकानंद जी आए और उनके साथ एक झोला था। झोला मतलब एक कपड़े की थैली। आते ही वे लेखक से कहने लगे कि मैं तो कवि सम्मेलन में बहुत ज़्यादा बिजी था, अति व्यस्त था, मतलब बहुत बिजी था। और आगे वे बताते हैं कि मैं तो आपके बारे में सोचता रहा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। और रात भर न सोते हुए उन्होंने क्या किया कि लेखक के एक्सीडेंट के बारे में एक कविता लिखी, इसी संदर्भ में, मतलब एक्सीडेंट के बारे में। यह कहकर उन्होंने अपने झोले से एक डायरी निकाली और अपनी बेतुकी कविता सुनाने लगे। कविता क्या थी? असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रांग। अब यह बेतुकी कविता सुना रहे हैं, जहाँ उन्होंने सिर्फ राइम जुड़ाया है, शिलांग, टांग, रांग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही? और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा, अब भी मुझसे भागेगा? मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। लपकानंद जी ने एक फालतू सी कविता सुनाई और सुनाकर वह लेखक की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे लग रहा था कि उनकी एक आंख पूछ रही कि बताओ मेरी कविता कैसी लगी, और दूसरी आंख पूछ रही है कि अब क्या मुझसे भागेगा, क्योंकि लेखक उन्हें देखते ही भाग जाते थे। लेखक ने क्या किया तो उन्हें चाय पिलाई और उनसे वादा किया, उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं आपकी कविताएं फिर कभी सुनूंगा। और फिर लपकानंद जी वहाँ से चले गए। लेखक ने उन्हें बड़ी मुश्किल से वहाँ से विदा किया, भगाया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। इस आखिरी प्यारा में लेखक कहते हैं कि मैं ईश्वर से, भगवान से रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि तुझे अगर मेरी दूसरी भी टांग तोड़नी है तो तोड़, लेकिन मुझ पर कृपा कर, मतलब एहसान कर कि मेरी टांग ऐसी जगह तोड़ना जहाँ कोई भी मेरा परिचित, मेरा जानने वाला न हो। क्योंकि जो हमदर्दी जताने वाले होते हैं, जो सिंपैथी दिखाने वाले लोग होते हैं, वे बहुत ही बेदर्द और बेरहम होते हैं। मतलब उनमें सिंपैथी नहीं होती, वे सिर्फ दिखावा करने आते हैं और मरीज़ को, मतलब पेशेंट को परेशान करते हैं। अब हम इसका स्वाध्याय, मतलब जो भी डायग्राम, क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इसे शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिया है, संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ एक वाक्य दिया है, मरीज से मिलने आने वाले लोगों की विशेषताएं, और साइड में 4 बॉक्स दिए हैं। तो इन 4 बॉक्स में हमें 4 विशेषताएं लिखनी है। किन की? तो जो मरीज से मिलने आए थे उनकी। तो पहला क्या लिखेंगे हम कि मरीज से मिलने आने वाले लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। दूसरा, उन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। तीसरा, जो हमने देखा कि वे केवल सूरत दिखाने आते हैं, जैसे बड़े बाबू आए थे। और चौथा, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, जैसे सोनाबाई आई थी। दूसरा प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल का अंतर, मतलब डिफरेंस हमें लिखना है। एक दिया है कि प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड। अब हमें और 2 लिखने हैं। पहला आएगा, प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती है,
जबकि सार्वजनिक अस्पताल में कई बार सुविधाओं का अभाव होता है, मतलब जितनी सुविधाएं होनी चाहिए उतनी नहीं होती हैं। प्राइवेट अस्पताल में मिलने का कोई समय निश्चित या फिक्स नहीं होता, मतलब आप कभी भी आ सकते हैं। और सार्वजनिक अस्पताल में मिलने का समय निश्चित होता है, एक फिक्स टाइम पर जाकर आप किसी से मिल सकते हैं। तीसरी आकृति में क्या पूछा गया है, तो हमें अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें लिखनी है। 4 बच्चे थे, 4 बच्चों ने जो जो शरारत की वो लिखनी है। तो पहली शरारत क्या होगी, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा बच्चा मेज़ पर चढ़ गया। तीसरी शरारत क्या थी कि सोनाबाई की लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। और चौथी क्या कि एक लड़का लेखक के टांग के साथ लटकी रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। अगले प्रश्न में हमें 2 वाक्य दिए हुए हैं और इसके कारण लिखने हैं। पहला वाक्य है, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। यहाँ रीज़न लिखना है कि क्यों उन्हें अपने पत्नी का ज़्यादा गुस्सा आया। क्योंकि पत्नी ने समझा कि वह व्यक्ति लेखक का रिश्तेदार या कोई मित्र है और इसलिए लेखक की पत्नी ने टैक्सी वाले को किराए के पैसे दे दिए। दूसरा वाक्य है, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो। लेखक ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उस जगह लेखक के परिचित होंगे तो लेखक से समय असमय मिलने आएंगे और आकर उन्हें ज़्यादा तंग करेंगे। अगला प्रश्न है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं और इन सब के लिए एक शब्द हमें लिखना है। पहला है, वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, इन्हें हिंदी में चिड़ियाघर कहा जाता है। और दूसरा शब्द समूह है, जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है। मुफ्त में भोजन जहाँ मिलता है उसे लंगर या भंडारा कहते हैं। अगले प्रश्न में हमें शब्द बनाना है। यह उपसर्ग और प्रत्यय का शब्द है। उपसर्ग और प्रत्यय के एक्सप्लेनेशन का वीडियो मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। तो पहला शब्द है दर्द। दर्द में उपसर्ग जोड़कर एक शब्द बनाना है और प्रत्यय जोड़कर एक शब्द बनाना है। उपसर्ग मतलब प्रेफिक्स और प्रत्यय मतलब सफिक्स। उपसर्ग या प्रेफिक्स शब्द से पहले आता है, तो दर्द में हम बे यह शब्द जोड़ेंगे और नया शब्द बनेगा बेदर्द। वैसे ही दर्द में हम नाक यह प्रत्यय लगाएंगे और नया शब्द बनेगा दर्दनाक। निश्चित में हम यह उपसर्ग जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा अनिश्चित। और निश्चित के आगे जब हम ता यह प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा निश्चितता। अगला प्रश्न है, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको लिखना है कि आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है या क्या केयर लेना है। जो आपको लगता है आप 5-6 सेंटेंसेस यहाँ लिख दीजिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में संज्ञा शब्दों को हमें रेखांकित करना है, मतलब अंडरलाइन करना है और उनके भेद लिखने हैं। पहले वाक्य में सोनाबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है और बच्चे जातिवाचक संज्ञा है। दूसरे वाक्य में गाय जातिवाचक है और दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। तीसरे वाक्य में ईश्वर जातिवाचक है और प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है। अभी तो मैं सिर्फ यहाँ उत्तर बता रही हूँ, आपको संज्ञा समझने के लिए इसका वीडियो देखना पड़ेगा जहाँ मैंने डिटेल में संज्ञा के भेद एक्सप्लेन किए हैं। अगले वाक्य में सैनिक जातिवाचक संज्ञा है और टुकड़ी समूहवाचक संज्ञा है। पांचवें वाक्य में सोना और चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है। छठे वाक्य में गोवा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सातवें वाक्य में 3 संज्ञाएं हैं। युवकों जातिवाचक है, दल समूहवाचक है और कार्य भाववाचक संज्ञा है। अगले वाक्य में विदेश यह जातिवाचक संज्ञा है और भ्रमण भाववाचक संज्ञा है। अगले वाक्य में कहानी जातिवाचक संज्ञा है, समाज समूहवाचक संज्ञा है और चित्रण भाववाचक है। और आखिरी वाक्य में सागर जातिवाचक संज्ञा है और जल मतलब पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है,
पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस पाठ में आए किसी भी 5 संज्ञाओं को लिखना है और उनके वाक्य बनाने हैं। अब हमें यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में हमें सर्वनाम मतलब प्रोनाउन लिखना है। प्रोनाउन का भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। पहला वाक्य है डैश सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। पहले वाक्य में वे आएगा। दूसरे वाक्य में तुम बाज़ार जाओ। तीसरे वाक्य में वे आएगा। वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। यह वाक्य लक्ष्मी पाठ से है। अगला वाक्य है इसे लेकर डैश क्या करोगे। इसे लेकर तुम क्या करोगे। हृदय डैश है, डैश उदार हो। इसमें क्या आना चाहिए, हृदय आपका है और आप उदार हो। अगला वाक्य लोग डैश कमरा स्वच्छ कर रहे थे। लोग क्या कर रहे थे, अपना कमरा, या कोई और शब्द तो अपना आएगा। अगला वाक्य डैश रिजॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। डैश रिजॉर्ट क्या आएगा, यह रिजॉर्ट या वह रिजॉर्ट, वह भी आता करेक्ट है और यह भी करेक्ट है। अगले वाक्य में इसके बाद डैश लोग दिन भर पणजी देखते रहे। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी देखते रहे। इसके पहले उसे मना करता, मैं आएगा, मैं इसके पहले उसे मना करता। और आखिरी वाक्य में काम करने के लिए कहा है, उसे करो, मतलब जो काम कहा है उसे करो। अगला प्रश्न में है पाठ में जो सर्वनाम आए हैं उन्हें ढूंढकर उनके वाक्य बनाने हैं। जैसे पाठ में मेरी, कुछ, क्या, यह, ऐसे बहुत सारे सर्वनाम आए हैं, तो आपको उन्हें ढूंढना है और उनके वाक्य बनाने हैं। और यह आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित मुद्दों पर आधारित किसी समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत लेखन में आपको यहाँ पॉइंट्स दिए हैं और इस पॉइंट्स पर आधारित आपको एक वृत्तांत मतलब एक रिपोर्ट लिखनी है। यह रिपोर्ट राइटिंग है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको यह पाठ तो समझ आया ही होगा। साथ में इसके प्रश्न और उत्तर में क्या लिखना है यह भी हमने शॉर्ट में डिस्कस किया है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।